जैसे आपने बताया आपने वेब सीरीज करी हैं, आपने मूवीज भी करी हैं और आपने सोशल मीडिया जो फेसबुक है स्पेशली मैं कहूँगा आपने वो भी किया है। इन तीनों को आप कैसे कैटेगराइज करते हैं? सर मैं कैटेगराइज नहीं करता। मेरे लिए वो भी काम है और वो भी काम है। पैसे किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एज एन एक्टर जहाँ ये कैमरा देव मेरे सामने आ गए मेरे लिए काम है सर। आप कहते हो कि एक्टर को ईमानदार होना ज़रूरी है, ये अब थोड़ा समझाओ मेरे को, मैं चाहता हूँ मैं भी समझूँ। जहाँ जब मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूँ तो मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सर परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में ईमानदार होना एक एक्टर को बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए अब आपका क्लोजअप चल रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको क्यूज़ दूँ तो बड़ी ईमानदारी से दूँ, बड़ी शिद्दत से दूँ। आप इस ईमानदारी की बात, मैं इस ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। पॉडकास्ट आज हर चौथे दरवाजे में होता है, लेकिन इस तरीके से पॉडकास्ट करना है वहाँ बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है ताकि स्ट्रगलिंग या न्यू कमिंग या एस्पायरिंग एक्टर्स देख सकें, बच्चे देख सकें, उनको सीखें। लेकिन नहीं, उनके दर्द उनकी तकलीफें वो भी शेयर होनी चाहिए पब्लिक में। इस तरीके से जो हमने ये शुरू किया है, एक पोडियम एक स्टेज दे रहे हैं उनको, ये बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीडीसी टॉक्स के एक नए एपिसोड में। मैं हूं राजीव इलवादी, फाउंडर ऑफ फेमस प्रोडक्शन एंड द ड्रामा कंपनी का। हम इस शो में इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के साथ साथ फ्रेशर्स को भी स्टेज में चांस देते हैं, जहां वो अपने एक्सपीरियंसेस लर्निंग्स को भी शेयर कर सकें। आज टीडीसी टॉक्स में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपीरियंस एक्टर हैं जिनको आपने बहुत सारी फिल्म्स, वेब सीरीज एंड सोशल मीडिया वीडियोज़ में देखा ही होगा। और आज ये हमारे एक गेस्ट ही नहीं, द ड्रामा कंपनी के खास एक्टर भी हैं, जो हमारे साथ काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी कर चुके हैं और हम करते आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं मनोज कुमार चड्ढा जी से। वेलकम टू टीडीसी टॉक्स। थैंक यू सर, और हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मनोज जी, हम देखते ही आ रहे हैं आपके इतने सारे एपिसोड्स सोशल मीडिया पे एंड बहुत सारी वेब सीरीज़ भी। तो आप हमारे को इतना एंटरटेन करते आ रहे इतने टाइम से, आप इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए ना। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही सर। जी। शुरुआत स्कूल से हो गई थी, ओह। और यहाँ तक कि मेरी माँ कहती थी कि मैं शुरू से ही ड्रामेबाज रहा हूँ। ओके। अपनी शरारतों में भी, और इवन मेरे स्कूल के टीचर्स भी कहते थे कि ये बहुत ड्रामेबाज है। शायद उन्हीं का आशीर्वाद था। ओके। स्कूल से ही डिबेट्स वगैरह शुरू कर दी, उसको आज तक कैरी ऑन किया सर। हालांकि बीच में 3 बार मौका मिला एनएसडी ज्वाइन करने का, लेकिन नहीं कर पाया मैं। कुछ पारिवारिक मतलब कह लीजिए जैसे भी। जी जी। लेकिन हाँ, मैंने थिएटर अपने तरीके से नहीं छोड़ा सर। मंडी हाउस, श्री राम सेंटर, ये सब जगह, और जहाँ भी, क्योंकि उस टाइम पे आपको तो मालूम ही है कोई इतनी सोशल कनेक्टिविटी नहीं होता। जी हाँ, सोशल मीडिया एंगेजमेंट नहीं होता था इतना, और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह के तो हमने उस टाइम पे सोचा भी नहीं था शायद। जी जी। लेकिन अपने माध्यम से जब भी कहीं भी कैसे भी पता लगता था, तो छुट्टी हो, त्योहार हो, कहीं मौका मिल जाए, मैं वहाँ पहुँच जाता था। और इसमें मैं पूरा क्रेडिट दूंगा अपनी माँ को और अपने डैड को। वाह। उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका, उल्टा प्रोत्साहित किया। मेरा बहुत छोटी सी उम्र से ही लिखने का बहुत शौक था, पोइट्री वगैरह का बहुत शौक था। तो मेरे डैड मेरे साथ बैठकर बहुत इंटरेस्ट से मेरी पोइट्री सुनते थे। अच्छा। स्कूल में भी कल्चरल करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैं लेता रहता था पार्ट। टीचर से बहुत साथ दिया। फिर कॉलेज आए सर, यहीं दिल्ली में ही स्टडीज़ हुई, बीकॉम किया, और कॉलेज में भी मैंने डिबेट क्लब में का हिस्सा रहा। और स्कूल कॉलेज कहीं भी कोई भी कंपटीशन होता था, अगर मेरी अप्रोच में है तो मैंने नहीं छोड़ा। वेरी गुड। एक खास हमारे टीचर हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत एक, इसको कहते हैं ना, चुनिंदा प्रोफेसर्स में से हैं। अच्छा। डॉक्टर बासुकीनाथ चौधरी नाम है उनका। ओके। हालांकि वो टीचर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन पूरे कॉलेज में वो आज भी कहते हैं कि मनोज,
तुम आज तक मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। मुझे डिबेट सिखाने वाले वो थे। बस फिर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं एक मुकाम ऐसा आया कि राजीव जी आप बिलीव कीजिए कि मुझे दिल्ली यूनिव का हिंदी डिबेट चैंपियन कहा जाने लगा। अरे वाह। बड़ी कृपा रही उसकी कि कई सालों के बाद, या बल्कि मेरे ख्याल से मैं अगर गलत नहीं हूँगा अगर कहूँगा तो पहला या दूसरा मैं स्टूडेंट रहा अपने टाइम के दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसने उस टाइम तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को हिंदी डिबेट में पछाड़ा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बस सर बाकी ये एक शौक कह लीजिए, मतलब हमारी लैंग्वेज में अक्सर कहा जाता है ना कि कीड़ा कह जी, लीजिए, जी, कुछ कह लीजिए, लेकिन जी। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है सर कि मेरी रगों में था सर। ये हेरिडिटी नहीं थी, वंशज नहीं था। मेरे पूरे परिवार में मुझसे पहले कोई एक्टर नहीं हुआ, ओके। लेकिन हाँ सपोर्ट बहुत था। और क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं, मेरे डैडी जो थे, उनको भी शेर व शायरी का बहुत शौक़ था, मेरे दादा साहब को भी बहुत शौक़ था, मेरे डिबेट्स वगैरह में वो मेरी बड़ी हेल्प करते थे। तो ये था बस सर, उस तरीके से फिर मुकाम बढ़ता रहा। फिर नौकरी में आ गए, लेकिन थिएटर तब भी नहीं छोड़ा। अच्छा। तकरीबन 32 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ जुड़ा रहा जी। बस थिएटर की प्रैक्टिस तो थी, शौक़ था ही। फिर कुछ साल पहले भगवान की कृपा हुई कि मेरा बेटा प्रणय जी। वो सुबह एक बार मेरे पास आए और आके बोले कि पापा बस नाउ यू हैव योर प्ले, नाउ यू हैव योर गेम, हैव योर ग्राउंड, घर की चिंता आप छोड़ दो, मैं हूँ। अरे वाह। तो इस तरीके से फिर मैं कैमरे में भी आ गया सर। तो मेरे को आपकी बातों से दो चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं अभी। एक तो जब आप इस फील्ड में आना चाह रहे थे, आपके पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया आपका, जो कि बहुत ज़रूरी है। जी। एक न्यू कमर एक्टर को एक बूस्टिंग मिलती है ना, घर से ही मिलती है सबसे पहले। बिल्कुल। अगर पेरेंट्स साथ हैं तो सब पूरी दुनिया साथ है। बिल्कुल। दूसरा मेरे को ये रियलाइज़ हुआ, आपके बेटे ने जब आपको मोटिवेट किया, नाउ डैड आप जाओ, आई एम देयर, ठीक है, एक वो कहना ही बहुत बड़ी बात होती है। और आप किस एज में आए होगे, अभी मैं पूछूंगा उस बारे में, आप किस एज में इंट्रोड्यूस हुए थे ऑन स्क्रीन फर्स्ट टाइम? आपने जैसे बताया आपके बेटे ने बोला आप आए, तो वो भी एक एज बड़ी ही होगी शायद आपकी। जी जी जी। तो वो भी आप बताइए थोड़ा, आप किस एज में आए थे ऑन स्क्रीन आप सबसे पहले? राजीव जी, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हर माँ बाप जी। बहुत खुश नसीब होते हैं जब उनकी औलादें खुद मुख्तार हो जाती हैं, जिनको हम सेल्फ रिलायंट बोलते हैं। जी। और उससे भी बड़ी खुशी उनकी तब होती है जब इनकी औलादें खुद उनके सामने आए, सामने से चल कर आए और बोलें कि नहीं बस अब आप डोंट गेट टायर बट जस्ट रिटायर, वाओ, नाउ वी आर देयर फॉर यू। क्या बात है। और मेरे पूरे परिवार, मेरा बेटा जैसे मैंने आपको बताया प्रणय, मेरी बहू बिटिया है रिधिमा, मेरी बिटिया महक, और सबसे बड़ी मेरी वाइफ, इन लोगों ने आज भी इतना सपोर्ट देते हैं सर। जी। और आप ये बिलीव कीजिए कि मैं जैसे बोलता हूँ कि मेरी फैमिली जो है वो नॉन फिल्मी है जी। बट फिल्मी है हुई है। आई एम ब्लेस्ड विद मेरी 5 साल की एक दादी है दिव्याना, और उसको भी पता है कि शी कॉल्स मी डैडा, कि डैडा का ऑडिशन बन रहा है। तो वो कहती चुप चुप चुप, डैडा का ऑडिशन बन रहा है। मतलब उसमें भी एक तरीके से ये भी सपोर्ट है सर। सो क्यूट। और वाइफ है या कोई भी है, मेरे बच्चे भी हैं, जब घर में इवन आप बिलीव कीजिए राजीव जी कि मैं रात के 1:30 बजे 2 बजे भी कोई कई बार अर्जेंट ऑडिशन बनाना होता है, तो चाहे उनकी तबीयत खराब है या कुछ है, घर के मेरे सारे मेंबर्स तैयार होते हैं कैमरा लेकर। ओके। बेटे को माइक्स दिखेंगे तो वो माइक खरीद के ले आएगा मेरे लिए, ट्राइपॉड दिखेगा तो ट्राइपॉड ले आएंगे, पापा के काम आएगा। मतलब बहुत है। हालांकि आपको एक राज की बात ये बता दूं मैं कि माय सन, मेरा बेटा जो है वो मेरे से बेहतर एक्टर है। अच्छा जी। अरे वाह। लेकिन हालांकि वो एक एमएनसी के साथ एसोसिएटेड है, तो उनकी जिम्मेदारियां काफ़ी हैं, टाइम नहीं मिल पाता कई बार। उन्होंने थिएटर बहुत किया, कर रहा है अभी भी। अच्छा। एंड ही इज़ बेटर एक्टर देन मी।
वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक फादर से बेटर एक उनका बेटा जो एक्टर जी, निकलता है, जी, फादर जी। के लिए कितनी खुशी की बात होती है, मैं बहुत समझ खुशी की सकता बात हूँ। है सर। आप यकीन मानिए, मैं आज भी कई ऑडिशन होते हैं और कई बार कोई सेंसिटिव ऑडिशन होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे से जी, रिक्वेस्ट करूँ वो बनाए, वो मुझे शूट करे। क्योंकि जब वो शूट करते हैं तो ही इज़ नॉट माई सन। वो मेरी इस तरीके से पिलाई करता है कि मैं मतलब एक डायरेक्टर की तरह, आप ये क्या कर रहे हो यार, आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप ये करो, मतलब ही इनेक्ट्स विद मी। अभी आप जैसे बताया आपने कि आप जैसे घर पे ऑडिशंस की तैयारी करते हैं सब, अब वो ऑडिशंस के बाद का जो एक जर्नी होती है, अब जैसे हमारा टीडीसी टॉक्स का जो एक मिशन है, एक मोटिव है, वो प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ एंड स्ट्रगलिंग एक्टर्स के साथ, दोनों के साथ ये प्लेटफॉर्म शेयर करता है। अब आप एक स्ट्रगलिंग एक्टर तो नहीं हो अभी, ठीक है, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप बहुत अच्छा काम बॉलीवुड में कर रहे हैं। आप हमारे स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए कुछ गाइडेंस दीजिए, जैसे ऑडिशंस बना के देने के बाद क्या क्या स्टेप्स और हैं जो वो फॉलो करें, या उनको और क्या बात करनी चाहिए, किससे क्या इंक्वायरीज है, कैसे क्या फॉलोअप्स करें उसके बाद वो। सर पहले तो राजीव भाई आपको बहुत बहुत मुबारक है, थैंक यू सो मच। हमारे आर्यन बेटे को बहुत मुबारक है, हमारी कंपनी को बहुत मुबारक है कि हमने जो ये डिस्कशन किया था, यह प्लेटफॉर्म जो हमने खोला है, ये कोई आप जो कर रहे हैं ये छोटी चीज़ नहीं है। जी पॉडकास्ट आज हर चौथे दरवाजे में होता है, जी हाँ। लेकिन इस तरीके से पॉडकास्ट करना, वहाँ बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है ताकि स्ट्रगलिंग या न्यू कमिंग या एस्पायरिंग एक्टर्स देख सकें, बच्चे देख सकें, वो कुछ सीखें। लेकिन नहीं, उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ें वो भी शेयर होनी चाहिए पब्लिक में। इस बिल्कुल। तरीके से जो हमने ये शुरू किया है, जी एक पोडियम, एक स्टेज दे रहे हैं उनको, ये बहुत बड़ी बात है। सैल्यूट है सर आपको। थैंक यू सो मच। अब बात आती है सर ऑडिशंस की। जी सर उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं कई बार जब ट्रेनिंग देने भी जाता हूँ, ओके। सबसे बड़ी यहाँ पर बात यह है सर कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जो कोई पढ़ा नहीं सकता और ना ही कोई सिखा सकता है। सही कह रहे हैं आप। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फलानी बिटिया को या इन बच्चों को मैं इस इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मैं वहाँ पर एक्टिंग सिखाता हूँ, वो गलत है सर। एक्टिंग इज समथिंग विच इज़ इन बिटवीन, इन बिल्ट, है ना सर। जी हाँ, जो सिखाने वाला होता है वो एक गाइड होता है, वो जो आपको गाइड कर सकता है, आपकी स्किल्स को रिफाइन कर सकता है। जी जी वो जो आपको बता सकता है कि बेटा जो तुम कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करो जी तो बेहतर करोगे, है ना सर। वो आपको बता सकता है कि आपने एक लंबी लंबी लाइन जो है वो एक सांस में कैसे बोलनी है, प्लस उस सांस को कहाँ उठाना है, कहाँ गिराना है, कहाँ क्या करना है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब ये सब चीज़ें, तकनीकी चीज़ें जो है वो सिखा सकता है, जी जी जी। लेकिन एक्टिंग ओवरऑल नहीं सिखा सकता कोई। दूसरा यहाँ पर हमारे यहाँ एक छोटी सी जो मैं तकलीफ देखता हूँ, जो मैं परेशानी देखता हूँ नई जनरेशन में या नए बच्चों में, पेशेंस नहीं है सर। ये बात तो सही कह रहे हैं। पेशेंस नहीं, उनको रातों रात में ग्लैमराइज होना है, रातों रात में उनको लाइमलाइट में आना है, उनको रातों रात में स्टार बनना है। और ये होड़ जो है वो अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन तक की नहीं रही या मिडिल स्क्रीन तक की नहीं रही, अब ये मोबाइल्स पे भी आ गई। ओके। मेरे कितने फॉलोअर्स हैं जी मुझे एक्टर ना बन पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर तो हूँ, या इन्फ्लुएंसर तो बन जाऊँ। मैं सर जहाँ भी ट्रेनिंग लेने जाता हूँ तो मैं उन लोगों से, बच्चों से एक ही पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आप यहाँ पर एक्टिंग सीखने आए हैं तो पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने अपने आप से पूछा कि आप एक्टर बनने लायक हैं या आप एक्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये मजाक नहीं है सर, देखने वालों को मजाक लगता है। जी जी जी। आप तो राजीव जी प्रोडक्शन में हैं, आपको तो खुद मालूम है कि हमारा 2 मिनट का सीन जो होता है उसमें कई बार 2-2 दिन लग जाते हैं। 2 दिन लग जाते हैं, सही कह रहे हैं। परफेक्ट शॉट निकलने में परफेक्ट शॉट निकलने में 2-2 दिन लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये साहब जो सामने बैठे हैं ना, छोटी सी आंख लेकर, इनको मैं आते आते हम प्रणाम इसीलिए करते हैं सर, क्योंकि ये है जो हमारी हकीकत है। आप कैमरा की बात कर रहे मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ, हैं। जी मैं कैमरा देव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो हैं ये हमारी हकीकत हमें बताते हैं, हम दुनिया को बताने से पहले हमें बताते हैं बिल्कुल ठीक बात कि हम कितने पानी में हैं। बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ सर। बिल्कुल ठीक है। मेरे से कई बच्चे पूछते हैं कि सर हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं, वो अच्छा है ना, करें ना। मैं उनको मना कर देता हूँ, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि मिरर के सामने, शीशे के सामने आप प्रैक्टिस मत कीजिए। राजीव जी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आपने भी कई बार सुना होगा कि आईना जो है वो एक कभी झूठ नहीं बोलता। जी
और आईना हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। बिल्कुल ठीक बात है। इसमें दूसरी बात जो है वो सही है, पहली बात गलत है। आई एम वेरी सॉरी, आई बेग टू डिफर फ्रॉम यू। आईना दोस्त हो सकता है क्योंकि वो हमारी फेवर वाली बातें बोलता है। जी। आईना झूठ बोलता है। आई एम वेरी सीरियस इन कोटिंग दिस। आईना वो बोलता है जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं, यकीन मानिए साहब। ठीक कह रहे हो आप। मैं नहा के निकलता हूँ, मैं आईने के सामने देखता हूँ, मैं अपनी कॉमिंग तो अब क्या करूँगा, बच्चे को चीज हिसाब किताब है, तो बंजर खेतों में हल नहीं चलाए जाते। समझ सकता लेकिन सीरियस सेंस में बोल रहा हूँ मैं हूँ। कि मैं सुबह उठ के जब आईने के सामने खड़ा होकर मैं अपने गीले वालों को भी यूं यूं लहराता हूँ, तो मुझे लगता है कि शाहरुख से बेटर तो मेरी जुल्फें हैं, हम्म। ऋतिक से अच्छे बाल तो मेरे हैं। और वो दिखाता है मुझे। अब समझ रहे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं समझ सकता हूँ। तो मतलब शीशे के सामने, आईने के सामने नए एस्पिरेंट्स को प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ये मैं एडवाइस करता हूँ। अच्छा। उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने मोबाइल पर, अपने कैमरा पर, ये जिस भी तरीके का कैमरा उनके पास अवेलेबल है। क्योंकि देखिए सर, एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ मैं। आईने के सामने मैं कोई डायलॉग की डिलीवरी कर रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैंने आंखें झपकनी है। जी। कई बार एक एक्टर के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आंखें झपकना भी उसमें बड़ा मायने रखता है। बहुत मैटर करता है वो। तो मैंने आंखें झपकी। अब मैं तो देख नहीं पाया, ना ही आईना मुझे दिखा पाया कि मैं आंखें झपकते वक्त कैसा लग रहा था, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरा मोबाइल दिखा देगा, मेरा कैमरा दिखा देगा, है ना सर, वो दिखा देगा। दूसरा, वो कहा जाता है सर कि एक एक्टर जो है उसको बड़ा सच्चा इंसान होना चाहिए। वो सच्चा इंसान इसलिए होना चाहिए, हर इंसान सच्चा होना चाहिए, लेकिन एक एक्टर को सच्चा इंसान इसलिए होना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई जिसको उसने फॉलो करना है वो ये कि वो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करे जी। सच्चाई से, और उन्हें एक्सेप्ट करे दुनिया के सामने। मतलब जरूरी नहीं बोलने पे, वोकल नहीं होना है, पर एक्टिंग के जरिए उसको शर्म नहीं होनी चाहिए सर सीखने में। और ये बात हकीकत है सर, और ये बात मेरी जिंदगी में, मेरी निजी जिंदगी में प्रूव हुई इस उम्र में आकर भी। मैं आज भी सीखता हूं सर। मैं जूनियर तो नहीं कहूंगा, लेकिन अपने कलीग्स, जो मेरे कलीग्स जो नए नए कलीग बने हैं मेरे, मैं उनसे भी सीखता हूं सर। कई बातें सीखने को मिलती है। एवरी डे इज अ लर्निंग डे। एवरी डे इज अ लर्निंग डे। आज भी आप बिलीव कीजिए सर, यकीन मानिए कि मैं आज भी किसी भी शूट पे जाता हूं जी। तो मैं इस तरीके से स्टेज पर पाँव रखता हूं या सेट पे पाँव रखता हूं जैसे मैं पहली बार आया हूं। और मुझे यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना है। अब वो बहुत कुछ लेके जाने में फ़र्क क्या है, हमारे कई एक्सपीरियंस होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमें यहाँ से बहुत कुछ लेके जाना है, हमें यहाँ से बहुत सारी तालियां लेके जानी है, बहुत सारी फेम लेके जानी है, बहुत सारा पॉपुलैरिटी लेके जानी है, बहुत सारा ग्लैम लेके जाना है, ग्लैमर लेके जाना है। नहीं, मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से अगर पहली बार आया हूँ तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो ज्ञान लेके जाऊँ। और सीखने का एक्सपीरियंस आप पूछें तो मैं बताऊँ कि अगर कोई बिटिया है मेरे सामने बैठी हुई है, वो भी एक्टर है, को एक्टर है, मेरी कलीग है, मैं भी हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व करूँगा तो मैं देखूँगा कि ये जो हरकतें कर रही है या ये बच्चा जो हरकतें कर रहा है, ये क्या ठीक लग रही है। आप गाइड करते हो। अगर लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रही तो मैं कोशिश करूँगा कि यार ये हरकत कम से कम मैं ना करूँ कभी। तो मुझे सीखने को मिला ना सर, सीखने को मिल रहा है। ये भी तो एक सीख हुई ना मेरी कि मुझे क्या नहीं करना, क्या नहीं करना, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है नहीं करना। और एक सर, एक हमारे मैं उनको बड़े साहब कहता हूँ प्यार से, इज्जत से, श्री अमिताभ बच्चन साहब। उनकी एक फिल्म आई थी सर, वजीर। ओके। उसमें उनका एक डायलॉग है सर कि वो कहते हैं कि वो शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी होते हैं और वो लोगों को ट्रेन भी करते हैं शतरंज का खेल। तो उसमें वो कई एक डायलॉग है उनका कि लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि जीता कैसे जाए, और मैं उनसे कहता हूँ कि यारा पहले हारना तो सीख लो। मुझे सर हार को एक्सेप्ट करना किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे भारी काम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे चैलेंजिंग काम है सर, और सबसे मुश्किल भी है। अगर उसको मैंने सौहार्द से, सरलता से, ईमानदारी से अगर अपनी हार को, अपनी कमी को एक्सेप्ट किया है तो यकीन मानिए सर, मेरी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। ये यकीन मानिए सर। यही मैं बच्चों को भी एडवाइस देता हूँ, उनको भी सिखाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ, सर ईमानदारी होनी चाहिए सर। अभी आपने एक बात बोली जिसमें से मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ उस चीज़ को। हमारे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स नहीं कहूँगा, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं। अभी आपने कहा ना इंस्टाग्राम में जिसके फॉलोअर्स अच्छे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री एक ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की अलग है मैं कहूँगा, और जो एक्टर्स की अलग है।
क्योंकि जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, अच्छे भी होंगे एक्टर्स उनमें से, जो आजकल के दौर में आ रहे हैं, न्यू इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि मेरे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो आई एम एवरीथिंग, लाइक ठीक है उनके अपने नज़र में है, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टर ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जब आ रहा है वो एक मोबाइल के सामने सिर्फ एक अपनी वीडियो बनाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हम एक्टर्स होते हैं, जो सिनेमा लाइन कैमरास के आगे जो बनाते हैं अपनी वीडियो एज एन एक्टर का, जब पूरा शूट होता है तो वहाँ पे हाई प्रोफाइल लाइट्स होती हैं, क्रू होता है, उन सब के सामने एक अच्छे से अच्छा एक्टर भी लो फील करता है वहाँ पर। और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स का अगर हम उस कैमरा के सामने खड़ा कर देते हैं, वो अच्छी से छोटी लाइन भी भूल जाते हैं, तो और एक्सप्रेशंस तो आते ही नहीं है। तो उनके लिए भी ना हमने कुछ ग्रूमिंग सेशंस रखे थे, अभी हमने कास्ट किए हैं, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी हमने कास्ट किया। तो हमने सोचा हम भी एक्सपेरिमेंट करके क्यों ना देखें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे इनके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, तो हम उनको कास्ट करें एंड देखें कि हाँ वो हम लोग उनके साथ क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। बट वहाँ पे दिक्कत आई हमारे को लगा कि हो जाएगा, उनको भी लगा, कॉन्फिडेंट थे कि हो जाएगा, बट वहाँ पर एट द मैं कहूँगा सिनेमा कैमरा के सामने जब आए, डायलॉग्स डिलीवरी का टाइम आया, तो हमारे को लगा नहीं, हमारे को ना ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ी सी ग्रूमिंग वर्कशॉप्स देनी चाहिए, फिर हम सेट्स पे वापस आए। बिल्कुल। तो बट हमने वो पूरा किया, उनको वर्कशॉप्स, ग्रूमिंग क्लासेस देकर हमने उनके साथ शूट किया एंड रिज़ल्ट अच्छा आया, बहुत अच्छा आया। तो मैं वही कहूँगा हर इन्फ्लुएंसर के लिए भी ऐसा कुछ होना ज़रूरी है, वो ये ना समझे कि हाँ फॉलोअर्स ही सब कुछ हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस टर्म्स में? राजीव सर, उससे पहले आप अलाउ कीजिए, मैं एक बात आपसे करूँगा। जी एक एक्टर में और एक आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। जी। हो सकता है मेरी समझ कम हो तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन एक एक्टर और एक आर्टिस्ट में बहुत फ़र्क होता है सर। ओके। हर इंसान, इवन हर जानवर भी एक्टर है। हम लोग कहीं ना कहीं एक्टिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम एक्टिंग कर रहे हैं सर, सिचुएशन के हिसाब से हम एक्टिंग करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, जैसे आप पुलिस स्टेशन है जी, भगवान ना करे किसी को जरूरत पड़े जाने की, अब मैं पुलिस स्टेशन में अगर जा रहा हूँ, मुझे कोई फॉर्म साइन करवाना है या कोई ऑथेंटिकेशन करवानी है या कोई चीज़ टेस्टिफाई करवानी है, तो मेरा रवैया कुछ और होगा। हेलो सर, नमस्ते सर, जय हिंद सर, गुड मॉर्निंग सर, ये सर प्लीज सर, थोड़ा सा काइंड ऑफ। अगर मेरा कोई अपना प्रॉब्लम में आ गया है या कुछ है, तो मैं जाना तो मेरा रवैया कुछ और होगा, मेरी एक्टिंग कुछ और होगी, जबकि वो नेचुरल है, मैं बना के नहीं कर रहा हूँ। और अगर कहीं मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है या कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे पुलिस का साथ चाहिए, तो उस वक्त मेरा रवैया कुछ और होगा। आप समझ रहे सर? बिल्कुल समझ रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं आप। ये चीज़ है सर, एक्टर हर कोई है, लेकिन उसको आर्टिस्ट बनना ये एक चैलेंज है सर। चैलेंज। फर्क पूछते हैं लोग मुझसे, मैं कहता हूँ देखिए, एक एक्टर जब क्राफ्टिंग का इस्तेमाल करने लग जाता है अपनी एक्टिंग में, अपनी अदाकारी में, अपनी परफॉर्मेंस में, तो वो आर्टिस्ट बन जाता है। मुझे एक डायरेक्टर साहब मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं कि जी ये डायलॉग है और आपने यहाँ खड़े होना है, यहाँ आपकी प्लेसमेंट है, यहाँ से करके आपने उसकी तरफ देखना है और इस हिसाब से आपने डायलॉग बोलना है। मुझे आपके थोड़े से सेंटिमेंट्स चाहिए इसमें, मुझे आपके थोड़े से इमोशंस चाहिए इसमें, या आपके ये भाव रहेंगे, ये चाहिए मुझे। लेकिन वो आपको रोना सिखा नहीं सकते, वो हंसना सिखा नहीं सकते। एक आदमी जो, एक अदाकार जो प्लेनली रोएगा या प्लेनली हंसेगा या प्लेनली बात कर देगा, तो वो एक्टर हो गया, हो सकता है, लेकिन आर्टिस्ट नहीं हुआ सर। आर्टिस्ट वो होगा जो अपनी बात को समझाने, अपने डायलॉग को समझाने के लिए वो उसमें क्राफ्टिंग करेगा। क्राफ्टिंग इन द सेंस अपनी तरफ से जोड़ेगा ताकि वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सके। सही कह रहे हैं। उसका डायलॉग जो है वो वर्थली डिलीवर हो सके, है ना सर। अब बात आती है सर इन्फ्लुएंसर्स की। जी। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे टच में भी हैं, मेरे बहुत प्यारे हैं वो, और उनसे मैं कई उनमें से ऐसे हैं जो अपने की तरह हैं, वो मुझे अपना मानते हैं, मैं उनको अपना मानता हूँ, ये मानती हैं, और मैं उनसे खुल के बोलता हूँ कई बार, मैं भाई एक्टिंग सीख लो यार। अच्छा। या कभी कभी एक्टिंग भी कर लिया करो यार। यहाँ पर सर एक प्रॉब्लम ये आ जाती है, प्रॉब्लम कहूँगा मैं, आई एम वेरी सॉरी।
आजकल क्या एक रवैया चल गया है सर, एक ट्रेंड चल गया है कि कई लोग जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में, अपनी प्रोडक्शंस में इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना शुरू कर दिया उन्होंने, बिकॉज उनको ऑलरेडी उतनी रीच तो है ही उनके पास, 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन जितनी भी, इवन 35-40 मिलियन भी, तो वो उतनी तो उनके पास ऑडियंस आई गई या उससे आधी तो आई, तो उस हिसाब से उन्होंने कर दिया। लेकिन जब वो आप वाली बात है सर, जब ये भाई साहब वहाँ विराजते हैं ना सेट पर, हाँ, ये असलियत बता देता है कैमरा। और ये जो बड़ी बड़ी विशाल काय लाइटें जब वहाँ चलती हैं ना सर, तो मैंने बड़ों बड़ों को कांपते हुए देखा सर, मैंने देखा सर। हम भी देखते हैं और वहाँ आके फर्क पता लगता है सर कि कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना क्या डिफरेंस है, पता लग जाता है सर वहाँ पर। मैंने आपसे बताया ना सर, ये छोटी सी आंख जो है जी, ये नहीं छोड़ती है सर किसी को, ये आपको पहले आपकी औकात बताती है, आपकी हैसियत बताती है कि आप कितने पानी में हो, भाई साहब उछलो नहीं, ये बताती है सर। ये आंख इसकी बताती है, ये कैमरा देव जो है हमारे। और हमारे में प्रॉब्लम क्या है सर कि हम इनको अवॉइड करते हैं, हम इन्हीं को इग्नोर करते हैं। आप समझ रहे हैं सर? मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ सर, एक छोटा सी एक किस्सा सोच रहा हूँ, इफ़ यू अलाउ मी। जी जी। मॉनिटर्स होते हैं सर शूट पे। हाँ जी। मैंने कई एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को देखा, खासकर एक्ट्रेसेस को कई, और अब तो एक्टर्स भी, और वो भी नई एज के, समझ गए, जो एक शॉट लेते हैं, एक टेक लेते हैं और उसके बाद दौड़ दौड़ जाएंगे मॉनिटर की तरफ, चेक करते हैं, मॉनिटर की तरफ जाएंगे, जाके लेट मी सी हाउ एम आई लुकिंग गुड, नो या। और आप यकीन मानिए सर, कई बार डायरेक्टर्स मुझे बुलाते हैं कि मनोज जी आप आइए और आके अपना ये सीन देखिए, तो मैं नहीं देखता हूँ सर। सॉरी सर, शॉट चेक करने के लिए, शॉट चेक करने के लिए, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ सर, मैं नहीं देखता हूँ सर, क्योंकि मेरे लिए तो वो डायरेक्टर साहब हैं और वो डीओपी साहब हैं, वो देखेंगे। मैं क्यों नहीं देखता हूँ सर? क्योंकि उसमें ये भी एक एडवाइस है सर, वो किसी भी एक्टर को जाके हर शॉट के बाद देखना नहीं चाहिए सर, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा या हो जाएगी। क्योंकि वो जाके वहां देखेगी, अरे यार मैं ये हंस रही थी, ओ कितना गंदा फेस होना है ना मैंने हंसते हुए, ओ माय गॉड, नो 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 सर, एक टेक और लेंगे सर, मैं बहुत गंदा हंसी हूँ। तो जब रीटेक होगा ना सर, तो उसमें वो सीक्वेंस, वो डायलॉग्स, वो उसकी जो जॉनर था या जोन था, वो भूल जाएगी, वो मिस हो जाएगा, उसका ध्यान रहेगा हंसने पे, अपनी ब्यूटी पे ज्यादा वो ध्यान देगी। ये होता है, अपने लुक्स पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। दीज आर इन्फ्लुएंसर्स, जी, या कई हमारे एक्टर्स। तो इसीलिए आपने ये जो शुरू की थी मुहिम, ये बहुत अपने आप में एक शानदार मुहिम थी सर, बहुत काबिल तारीफ है। और मुझे मालूम है सर, मैं भी हिस्सा रहा हूँ उसका, कि कई इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास आए और कई सेटिस्फाई होके गए जी। और आज वो प्राउडली अगर उतरते हैं किसी प्रोडक्ट में, तो वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर के नाते नहीं उतरते हैं, नहीं, वो भी वो एज एन एक्टर, एक कॉन्फिडेंट एक्टर के नाते बहुत थैंकफुल होते हैं वो, जब वो कहते हैं कि हम तो ओवर कॉन्फिडेंट थे, बट आपने हमारे को असलियत दिखाई और बताया कि एक्टिंग ऑन द स्क्रीन कैसे की जाती है, ऑन द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ कैमरा कैसे की जाती है। एग्जैक्टली। तो हम तो चाहते हैं गाइडेंस मिले ऐसे लोगों को, और आजकल की जो नई जनरेशन है बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है उनमें, है ना। तो आपने जैसा भी बात करी थी, नई जनरेशन को ओवर कॉन्फिडेंस है, हाँ होना भी चाहिए, गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, बट उस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उनको एक रियलाइज होना चाहिए कि हाँ, कि इतने में इतना ही है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं। मतलब कि एक होता है ना वैल्यू करना एक रोल का, कि कितना रोल, क्या उनको ऑन स्क्रीन टाइम क्या है, कैसे है, एक्सपेक्टेशंस उनकी बढ़ जाती है वहाँ पर। कितनी बार मैंने देखा है कि भाई मैं तो इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा ऑन स्क्रीन टाइम सिर्फ इतना है, हाउ कम। कई लोग तो शूट से पहले नेगोशिएट करते हैं सर, हाँ होता है कि मुझे मिनिमम इतनी प्रेजेंस चाहिए, इतनी प्रेजेंस चाहिए। बिल्कुल आते हैं हमारे पास ऐसे, मेरी प्रेजेंस कितनी, ऑन स्क्रीन कितनी प्रेजेंस है। अरे ये हमारे को पता है कि कितना वैल्यू रख रहा है वो रोल, चाहे वो छोटा सा ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है, क्या पता उसका इम्पैक्ट ही बहुत बड़ा पावरफुल। एग्जैक्टली। ये उस टाइम उन आर्टिस्ट को नहीं पता ना पूरा, क्या हम सिनेरियो से स्क्रिप्ट को हम लेकर आ रहे हैं सामने, तो बहुत मैटर करता है। अब आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करे हैं, जैसे आपने TVF के साथ आपने करे हैं, TVF के साथ आपने एस्पिरेंट्स करी हैं, सपने वर्सेस एवरीवन करी है आपने, कुछ उसके एक्सपीरियंसेस बताएं आप। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा सर, आई फील ब्लेस्ड, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर मैं बात करूं TVF के सपने वर्सेस एवरीवन की, तो अमरीश जितने यंग वो हैं,
उतने ही बड़े वास्ट माइंड के हैं वो, उतने ही खुले दिल के हैं, खुले दिमाग के हैं. इज़ अ वेरी गुड राइटर, वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड एक्टर हिमसेल्फ. और मुझे उनमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब मैं एक्ट कर रहा था तो वहाँ पर एक सीन था कि मुझे चिल्लाना था, डांटना था किसी पर. परमित जी हमारे साथ थे कलीग, उन पर. तो मैं जब शुरू किया तो मेरे कान में आके अमरीश बोले, कहते सर पंजाबी वाला स्टाइल, जी. खुल के, कोई दिक्कत नहीं. यू नो इज़ लाइक दैट. और वो हर 5 मिनट बाद आपके पास आते हैं, आपसे पूछते हैं यू ओके सर, आप ठीक हो. एक सीन था मेरा जिसमें मुझे पलंग के नीचे, बेड के नीचे झांकना था. जी. तो मैं जैसे ही झुका और झुक के उठा तो वो खुद पीछे से आके उन्होंने मुझे सहारा दिया, करा और फिर बोला सर मुझे 1-2 टेक और लेने होंगे. आर यू कंफर्टेबल, आप झुक सकोगे इतना नीचे, या मैं कुछ एंगल करूँ, कुछ चीट करूँ, यू नो चीट कर दें हम. मतलब ई सो केयरिंग. इवन TVF की जितनी भी मैंने टीम्स के साथ काम किया, जी. दे बिन वेरी केयरिंग, वेरी गुड होस्ट्स. और ये मेरे साथ सर एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग रही. मुझे नहीं पता कि रोल छोटा होता है या बड़ा होता है, जी. लेकिन हाँ कई बार प्रोडक्शन हाउसेस या ये प्रोडक्शन प्रोसेस में कई बार किसी को छोटा या बड़ा कह दिया जाता है. ओके. लेकिन कुछ ऐसे डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स हैं जो हर एक को इक्वल तवज्जो देते हैं, उतनी ही इज्जत देंगे, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये एक्टर है और एक्टर के बिना मेरा प्रोडक्ट कुछ नहीं है. सही बात है. ये बहुत बड़ी चीज़ है सर. बहुत बड़ी चीज़ है. और यहीं पर मैं आपसे एक शेयर करूंगा सर. कई बार ये चीज़ जो है मैंने देखी, और मैं अगर मेन स्ट्रीम की बात भी करूं, एक्टर में भी बहुत फ़र्क होता है सर. मैं फिल्म कर रहा था जॉन अब्राहम साहब के साथ, द डिप्लोमेट. जी, आपने बताया. पटियाला में हमारा शूट था. फैंटास्टिक आइडिया, फैंटास्टिक स्टोरी लाइन, फैंटास्टिक एक्टर्स, एक्सक्लूडिंग मी. उसमें सर मेरा जॉन साहब के साथ सीन था, और मुझे उस सीन में एक डायलॉग डिलीवरी करते हुए, जॉन साहब जो हैं वो डायलॉग बोलते हैं, और डायलॉग डिलीवरी करते करते मुझे उनको ओवरलैप करना है या काटना है. ओके. और मैं थोड़ा हिच कर रहा था, क्योंकि पहली बार मैं उनके सामने आया था कैमरे में. हिच मतलब नर्वसनेस नहीं थी, हिच कर रहा था कि यार मैं इनकी लाइन को काटूंगा कैसे. तो हम ऑनलाइन रिहर्स कर रहे थे. शिवम नैयर साहब हमारे डायरेक्टर हैं, तो वो सीन आते आते तो क्या हुआ कि जब हमने रिहर्स कर रहे थे तो जॉन साहब ने अपनी लाइन ली, मैंने उनकी लाइन पूरी होने की वेट की, उसके बाद में मैं बोला. तो जॉन साहब मेरे पास आए और आके मुझे बोले कि मनोज जी, क्योंकि मैं उसमें एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ. ओके. और वो भी ओपोनेंट एडवोकेट हमायूं मेरा करेक्टर है. तो बड़े प्यार से मेरे पास आए और आके बोले कि जॉन जी, मनोज जी, ये जो आप सेट देख रहे हैं वो एक पाकिस्तानी कोर्ट का सेटअप था. बोले ये सेट आपके लिए, एंड यू आर द हीरो, यू आर द हीरो ऑफ द सीन, और आप मुझे आपने वो क्या कहते हैं वो खाना है. तो मैं आई वाज सो दिस थिंग सरप्राइज रहा था. मैं उनकी बातें बड़ी प्यार से देख रहा था, उनकी शक्ल देख रहा था, बातें सुन रहा था. तो बोले यू नो व्हाट आई मीन, आप डोंट वेट फॉर मी टू फिनिश द लाइन, नो, आप मेरे पे अटैक करो सर. बोला आर यू श्योर सर? बोले हाँ. तो ठीक है सर, करते हैं. और जब हमने वो सीन किया सर, वो टेक लिया जी. अब क्योंकि मुझे ओपन हैंड मिल गया था, और वो भी नन अदर देन जॉन साहब हिमसेल्फ. मैं उनको प्यार से सर जॉन बोलता हूँ कई बार, वो बड़े खुश होते थे क्योंकि एक कैरेक्टर था एक फिल्म में, सर जॉन, बहुत फेमस हुआ था जी. तो मैंने जब वो सीन उन्होंने जैसे ही वो किया, मैंने एग्जैक्टली उनके लास्ट 1-2 वर्ड्स को फिनिश होने से पहले ही मैंने उनको काट दिया. आप तो चुप ही रहिए. कट हुआ. शिवम नैयर साहब की तरफ मैंने देखा है, शिवम वाज वेरी हैप्पी, उनके फेस से दिख रहा था. हालांकि वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो अपने फेस पे आने नहीं देते सेटिस्फेक्शन को. जॉन साहब केम टू मी, ही हग्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी, और मेरे कान में बोले कि टाइगर, दिस इज व्हाट आई वांटेड फ्रॉम यू.
बड़ी खुशी होती है सर। अभी आपने कहा था ना स्टार्ट करने से पहले एक्सक्लूडिंग मी, ये इंक्लूडिंग यू है फिर। थैंक यू, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स। थैंक यू सर। तो और दूसरी तरफ क्या होता है सर, मैंने ऐसे ऐसे दिग्गज आर्टिस्ट भी देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हालांकि मुझे नाम लेने में कोई ग्रेस भी नहीं है, लेकिन नहीं फिर भी मैंने ऐसे ऐसे एक्टर्स देखे हैं सर जिन पे मैं खुद जिनकी फिल्में देखता था तो मैं वो कहते हैं ना तसव्वुर करता था, यार ऐसे रोल्स मुझे भी मिले, काश ऐसी एक्टिंग मैं भी कर पाऊँ, यू नो काइंड ऑफ दैट। सर मैं उनके साथ सीन दे रहा हूँ, मैंने अपना डायलॉग दे दिया, मेरा डायलॉग जो है वो डायलॉग नहीं है, वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, मतलब एक मोनोलॉग है और तकरीबन 1.5-2 मिनट तक चल रहा है। मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, मूवी की बात कर रहा हूँ, फिल्म की बात कर रहा हूँ। वो साहब ने 1 या 2 लाइन्स बोलनी है, दिग्गज, मैंने तो बोल दिया, और बोलने के बाद जब उनकी बारी आई तो उनके बोलने के टाइम पे आई कांटेक्ट हुए 2-3 बार और वो फंबल कर गए। तो ऐसा लगा कि शायद ही इज नॉट कंफर्टेबल। और फिर मुझे बताया गया, मुझे पता लगा कि वो पीछे डायरेक्टर साहब के पास गए और जाके उनसे बोले कि ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि कौन, कि ये कि मनोज हैं, मिस्टर मनोज कुमार चड्ढा हैं, ये दिल्ली से आए, थिएटर है और ये है और बहुत अच्छे एक्टर हैं। यार कहाँ से ले आते हो यार? अच्छा, कहाँ से ले आते हो? मुझे एक्टिंग नहीं करने दे रहे, मुझे एक्टिंग आई कांटेक्ट हो रहा है तो फंबल हो रहा है, मतलब क्या है, शक्लें बना रहा है, क्या कर रहा है। अब डायरेक्टर साहब खुद मॉनिटर पे बैठे हैं, वो तो एक नहीं 3-3 मॉनिटर्स लगा के बैठे हैं तीनों एंगल्स की। तो कहने नहीं मुझे तो ऐसा नहीं दिखा। बोले यार इसको मना करो यार, ये आई कांटेक्ट में दे। तो डायरेक्टर साहब ने उनको क्या जवाब दिया, बोले सर आप उनको आई कांटेक्ट मत दीजिए ना, मैंने आपसे कहा तो नहीं आई कांटेक्ट देने के लिए, आप मत दीजिए। और उसके बाद जब दोबारा वो टेक होना था, अच्छा मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, मुझे ये बात पता लगी शाम को जाकर होटल रूम में, एसोसिएट डायरेक्टर थे हमारे एक, उन्होंने मुझे शेयर किया कि मनोज तुम सही कर रहे थे, ओके। तो जब ये टेक होने लगा, रीटेक होने लगा रहा था, तो हमारे डायरेक्टर उठ के आए मॉनिटर रूम से और आके मेरी टेबल पे आके ऐसे करने लगे और कहने के बोले मनोज जी मैं आपके इस डायलॉग के 9 रीटेक लूँगा अलग अलग एंगल से, और मुझे ऐसा ही चाहिए, हो जाएगा? मैंने कहा साहब मैं दूंगा। तो मेरा हाथ पकड़ के बड़े खुश हुए, बोले गुड एंड कीप इट अप, और जस्ट वही रखे, और बड़ी तेज थोड़ा सा तेज वॉल्यूम में बोले जस्ट वही चाहिए मेरे को, आपकी एक्टिविटीज वही चाहिए मेरे को, क्राफ्टिंग वही चाहिए। ठीक है साहब। फिर वो हमारे वो सीनियर कलीग के पास गए और जाके बोले कि यू डोंट वरी, और मैंने डीओपी को बोल दिया आप इनको आई कांटेक्ट मत दीजिएगा, मतलब स्ट्रेट मत देखिएगा, थोड़ा एंगल पे देख लीजिएगा, और हम इस तरीके से एंगल ले रहे हैं कि लगेगा क्या, क्योंकि आपको पता है टेक्निकली तो थिंग्स आर सो एडवांस्ड। तो ये भी एक एक्टर है जो कि इतने दिग्गज एक्टर हैं। ऐसे ही कई एक्टर्स मिले सर मुझे, और अनएक्सपेक्टेडली जिन लोगों के साथ हम फोटो की रिक्वेस्ट करने के लिए डरते हैं या मतलब झिझकते थे, वो एक्टर्स ने इतना सपोर्ट किया सर, उन्होंने सपोर्ट किया सर। और दूसरी तरफ जिन एक्टर्स को हम देखते थे अपना मानते थे, वो कर गए। ये है सर। अब देखिए ना, मैंने आपसे कहा था कि हर चीज़ सीखने को मिलती है, यहाँ भी सीखने को मिलता है। सही बात है, एवरी डे इज लर्निंग, लाइक यस सर, यस ना कि कुछ ना कुछ हम रोज सीखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर जगह का अलग एनवायरनमेंट होता है, बिल्कुल, अलग क्रू होता है, बिल्कुल, सब कुछ नए तरीके से होता है, तो सब कुछ सीखने को मिलता जी है। जी जी। अब आप ये बताइए मेरे को कि जैसे आपने बताया आपने वेब सीरीज़ करी हैं, आपने मूवीज़ भी करी हैं, और आपने सोशल मीडिया जो फेसबुक है स्पेशली मैं कहूँगा, आपने वो भी किया है। ये 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं, ठीक है? इन तीनों को आप कैसे कैटेगराइज करते हैं, थोड़ा मेरे को ये बताइए आप। राजीव सर देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा और ये ओपन सीक्रेट है जी कि मेन स्ट्रीम पे अभी मैं कुछ सिग्निफिकेंट नहीं कर पाया हूँ। हाँ, 5 मूवीज़ कर दी हैं, 2 मूवीज़ अभी मुझे और करनी है जो मेरे पास हैं।
वेब सीरीज़ की अगर बात करें तो तकरीबन 11 वेब सीरीज़ में कर चुका हूँ, 3 में अभी ऑलरेडी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप फेसबुक या यूट्यूब की फिल्म्स की बात कर रहे हैं, रील्स की बात कर रहे हैं या वीडियोस की बात कर रहे हैं, जी, जिनको मैं अपने आप में, मैं भी उनको भी मैं फिल्म बोलता हूँ, चाहे शॉर्ट फिल्म बोल दूँ, उनको बोलता हूँ। सर आपकी ब्लेसिंग से मैं 3,500 से ऊपर वीडियोस कर चुका हूँ। रियली? और आपने एक सवाल पूछा जो बड़ा मुफीद सवाल है कि मैं कैटेगराइज कैसे करता हूँ। जी। सर मैं कैटेगराइज नहीं करता हूँ, हम्म, नहीं। मेरे लिए वो भी काम है और वो भी काम है। पैसे किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एज एन एक्टर जहाँ ये कैमरा देव मेरे सामने आ गए, मेरे लिए काम है सर। ये तो मैंने भी देखा आपको सेट्स पे, चाहे आप सोशल मीडिया के लिए आपने किया हो, चाहे बड़े प्रोजेक्ट्स में किया हो। मैं आपको पर्सनली जितना जानता हूँ, ये जस्ट मैं अपने ऑडियंस के लिए क्वेश्चन किया था, नहीं तो मैं पर्सनली देखता हूँ आपको कि आप वैसे ही परफॉर्मेंस देखते हो, आप कैटेगराइज कभी नहीं करते हो, आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते परफॉर्मेंस में। करना भी नहीं है सर, जी वो फिर मैं अपने आप के साथ धोखा कर रहा हूँ, मैं आपको फ्रैंकली बताऊँ। जी जी। इसका मतलब मैं मुगालते पे हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ सर। आज सर अगर आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, अगर मुझे सड़क पर चलते हुए 10 लोग जानते हैं जी या मुझे पहचानते हैं या मुझे ग्रीट करते हैं, तो वो ये फेसबुक और यूट्यूब की वीडियोस की वजह से है, क्योंकि ये घर घर पहुंचती है। राजीव सर मेरे कई, एक तो आप जैसे हैं जिद्दी, जी, जो छोड़ेंगे नहीं कि नहीं, बिल्कुल। हमारे ये आर्यन बेटा है कि छोड़ेगा नहीं कि नहीं, नहीं हुआ दोबारा करो, अंकल ये करो, सर ये करो। आप भी कहते हो मनोज जी नहीं थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ये, परफेक्शन। काइंड ऑफ। और कई तो मैंने फेसबुक वालों को अपनी तरफ से छोड़ दिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अच्छा। क्यों छोड़ा? क्योंकि वो बीच में मुझे कई बार टोक देते थे, अरे सर 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 इतना इंटेंस होने की जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं जाना सर, सर हमारी फेसबुक है सर, ये चलता है सर, यूट्यूब है अरे चलता है सर, तो आप तो वैसे ही सर आप कर। तो मैं बड़ा हैरान होता था, मैं कहता यार मैं पैसे तो ज़्यादा नहीं मांग रहा, जी, पैसे तो मैं उतना नहीं मांग रहा हूँ जितने मैंने तय हुए हैं, जबकि आप अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे तो हो। मैं तो उल्टा अपनी तरफ से पूरी जोर लगा रहा हूँ। तो मतलब ये तो तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा है ना, गेटिंग तो यू। तुम क्यों घबरा रहे हो भाई, जब मैं नहीं घबरा रहा हूँ। तो फिर मतलब वो पता लगता है कि यार इनको इसका मतलब है कदर नहीं है। आपको याद होगा जब हमने द ड्रामा कंपनी का स्टार्टअप किया था, तो मैंने आपसे स्पेशली ये डिस्कस किया था कि हमारा मोटिव क्या है। जी हमारा मोटिव इसमें, हम ये नहीं सोचेंगे आके हम इसमें मनी मेकिंग करें, इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइज हो जाएंगे, ये होगा नहीं। हमारा ये मोटिव था कि जो एक्टर के अंदर भरा हुआ ना एक स्किल, वो यहाँ पे आके निकाले, वो हमारे को दिखाए, ऑडियंस को दिखाए, और ये वाली वीडियोस ट्रीट की जाएंगी एज एन ऑडिशन वीडियोस Exactly. फॉर बिगर प्रोजेक्ट्स। एग्जैक्टली, आपसे डिस्कशन हुआ था ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हम ना अपने इस प्लेटफॉर्म पे पूरी लिबर्टी देते हैं अपने आर्टिस्ट को, परफॉर्म करो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, यू आर अ वेरी मच प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ठीक है। और जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, स्ट्रगलर्स हैं, वो भी आके ना यहाँ पे अपना पूरा आर्ट परफॉर्म करते हैं। हम उनको कभी नहीं रोकते कि जा बेटा तू दिखा अपना जितना दिखा सकता है तो, क्योंकि ये वीडियोस ही ना उनके लिए ऑडिशन वीडियोस भी आगे फ्यूचर में हम आगे प्रोडक्शन हाउसेस को भी देते हैं, अपने प्रोडक्शन में भी हम कंसिडर करते हैं। इन वीडियोस से हम देखते हैं उस आर्टिस्ट के अंदर क्या स्किल्स हैं, हम कहाँ तक उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा द ड्रामा कंपनी को लेके यही मोटिव था, आपसे डिस्कशन हुई थी जब। सर मैं यही वजह है कि मैं, आप बिलीव कीजिए, मैं ना सिर्फ एक्टर्स या आर्टिस्ट को बल्कि कई दूसरे जो फेसबुक या यूट्यूब या जो अपने आप को वीडियो क्रिएटर्स बोलते हैं, सो कॉल्ड वीडियो क्रिएटर्स, मैं उनको भी द फेमस प्रोडक्शंस और द ड्रामा को का एग्जांपल देता हूँ कि भाई उनकी तरह काम करना सीखो। आप अपने आर्टिस्ट को, अपने एक्टर को फ्री हैंड दो उसको। अच्छा सर यहाँ पर एक छोटी सी मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट अगर मेरे दिमाग में आ रहा है, इफ़ यू अलाउ मी सर, 2 चीज़ें हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अलग चीज़ें हैं। एक है किसी को इम्प्रेस करना जी, एक है किसी के साथ कनेक्ट होना। बिल्कुल ठीक है जैसे हम अभी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे थे, जी। या मैं उनका नाम ना भी लूँ फिर भी, अब आज के एक्टर्स जो हैं या जो नए बडिंग एक्टर्स हैं, मैं उनको हमेशा एक सलाह दूंगा, बड़े हम्बली, माने ना माने उनकी मर्जी है,
उनका ध्यान, उनकी तवज्जो ज़्यादा रहती है इम्प्रेस करने में। नहीं सर, आपको इम्प्रेस नहीं करना है, आपको कनेक्ट होना है। एक्टर का काम वो है सर कि जो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो। बिल्कुल सही बात बोली आप। जब आप कनेक्ट होते हैं ना, तो इम्प्रेस तो इसका मतलब आप ऑलरेडी हो ही गए, आपने कर ही दिया। तभी तो कनेक्ट हो। सर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सड़क पे चल रहा हूँ अकेला या फैमिली के साथ, किसी भी मास में, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, तो मुझे कहीं मिलते हैं लोग, तो मुझे कई लोग बहुत अच्छा लगता है जब कहते हैं सर आप वीडियो बनाते हैं या आप शूटिंग करते हैं, आप एक्टर हैं, आप वो। और उनमें से कई लोग ऐसे हैं सर जो मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं सर हम पहले कहीं मिले हैं। अच्छा। तो मैं भी उनसे ये नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं याद नहीं आ रहा। नहीं सर कहीं मिले हैं, आप बताओ सर कहाँ मिले हैं। अच्छा कहाँ रहते हो आप, कहाँ करते हो। इसका मतलब है कि उसकी कृपा से मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाया हूँ एंड ही हैज़ अडॉप्टेड मी एज हिज नेबर और हिज रिलेटिव और हिज फ्रेंड और वॉट एवर कलीग और समथिंग, यू नो। इसका मतलब मैं उसके साथ कनेक्ट हो पाया ना? कनेक्ट हो पाया। तो इम्प्रेस तो ऑलरेडी है ही मेरे से। ठीक कह रहे हैं। तो एक एक्टर का मोटिव जो है ना सर, एक एक्टर की कोशिश होनी चाहिए कि उसको इम्प्रेस नहीं करना है। इम्प्रेशन तो अपने आप बढ़ ही जाएगा ना, बैठ ही जाएगा, उसे कनेक्ट होना है। मैं सीमा जी के साथ फिल्म कर रहा था सर, सीमा विश्वास जी के साथ वेब सीरीज कर रहा था, अप्लॉज की थी। अच्छा। उसमें पहली बार वो सेट पे आई तो मैंने बड़ी ग्रीटिंग की, बड़ी सीनियर है मेरे से, सही बात है। चाहे उम्र में छोटी हो या जैसे भी, लेकिन सीनियर है। तो मैंने ऐसे नाटक उनको किया तो बोली नमस्ते। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद बोली, तो मुझे ऐसे बुलाया, बुला के बोली कि हमने पहले भी कई इकट्ठे काम किए हैं ना। अच्छा। तो मैंने कहा मैम आई हैव बीन नॉट सो लकी, मैं पहले आपके साथ काम नहीं कर पाया, आज मिल रहा है तो आई एम ब्लेस्ड। नहीं पहले हमने कहीं किया। मैं कहा नहीं मैम नहीं। तो तुम एनएसजी के हो? मैं कहा नहीं। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से ही। अच्छा दिल्ली में मिले होंगे, लेकिन वो तो बहुत साल हो गए, मुझे कैसे याद रह गए। मैं जब दिल्ली में एनएसजी में तो मैं बहुत घूमती थी दिल्ली में ही हूँ। मैं कहा नहीं मैडम हम कभी नहीं मिल पाए, लेकिन आज मौका मिल रहा है, मिलेगा। नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, हमने काम किया है कहीं। अच्छा। वो लगती बड़ी सीरियस है, लेकिन शी इज़ वेरी जॉवियल एंड बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी नेचर की हूँ। तो उनके असिस्टेंट थे, तो बंधु आके बोले कि दीदी तो कान में उनके कुछ बोले। तो उन्होंने उनको मोबाइल में दिखाया, तो उन्होंने बोला अच्छा मुझे इसीलिए लग रहा था मैंने आपके साथ काम किया, क्योंकि मैंने आपकी बहुत सी वीडियोस देखी है। कॉम्प्लीमेंट, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन ये कनेक्शन है सर, कनेक्शन, तभी कॉम्प्लीमेंट मिला ये। इतनी बड़ी एक्टर अगर कह सकती हैं आपको ऐसा, तो मैं लोगों से यही कहता हूँ सर, अपने नए बडिंग एक्टर से भी यही कहता हूँ, इम्प्रेस क्यों करने में लगे हो यार, कनेक्ट करने में लगो ना, कनेक्ट हो, मज़ा उसमें है सर। मनोज जी एक चीज़ आप बताइए, मैं आपके साथ इतना काम कर चुका हूँ एंड हमने जो सेशंस भी देते हैं आर्टिस्ट लोगों को, उसमें भी मैंने बहुत चीज़ें एक ना नोट करी है। आप कहते हो कि एक्टर को ईमानदार होना ज़रूरी है, ये अब थोड़ा समझाओ मेरे को, मैं चाहता हूँ मैं भी समझूँ अभी के टाइम और अपने ऑडियंस को भी समझाऊँ। आपके वो वर्ड में ईमानदारी वाला वो मैं समझ नहीं पाया। बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है सर ये, जो लैक हो रहा है अच्छा। हमारी इंडस्ट्री में। यहां जब मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं तो मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं सर, नहीं, मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलेशंस की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सर परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में ईमानदार होना एक एक्टर को बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा सर, छोटे छोटे, आपको शायद समझ आएगी और हमारे ऑडियंस को भी समझ आएगी। एक तो जब कोई छोटा रोल मिलता है ना सर, या जैसे ये कह लीजिए आपके छोटा माध्यम, छोटा तो नहीं है, माध्यम तो बहुत बड़ा है, लेकिन लोग छोटा मानते हैं, जैसे वो फेसबुक एंड यूट्यूब ये वो, तो वहाँ पर जब वो एक्टर जाते हैं काम करने, तो वो हाँ ठीक है, हाँ बोल क्या, मेरी माँ मर गई, मेरी माँ मर गई है, अच्छा हाँ बोल, बहुत बीमार थी, हाँ बोल। यू नो दे डोंट पे सीरियसनेस तो द स्क्रिप्ट भी नहीं देखेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, आए तैयार हुए अजीब से कपड़े पहने और वो इम्प्रेशन वाली बात, ये बेईमानी है सर, ये बेईमानी है। दूसरा,
दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या होता है सर, हम लोग जब क्लोजअप्स लेते हैं, अब आपका क्लोजअप चल रहा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ, अगर ये बायो डायलॉग है या 3 लोगों में है या जैसे भी है डायलेक्ट है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको क्यूज दूं तो बड़ी ईमानदारी से दूं, बड़ी शिद्दत से दूं, स्टेट्स क्यूज दूं जैसे चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट मिले। आप मेरे कलीग हैं सर, सही बात है। और आप और मैं एक प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल ऐड हो, चाहे वो किसी शॉप की या दुकान की प्रोमो ही क्यों ना हो, काम तो काम है ना सर, वही काम तो काम है ना। लेकिन होता क्या है, क्लोज आपका चल रहा है, मुझे पता है आपका क्लोज चल रहा है, मुझे वहाँ क्यूज देने के लिए खड़ा किया गया है और मैं अपना मोबाइल लेके, आजकल के बच्चियाँ जो तो, हाँ तुम बोल दो ऐसे, हाँ फिर क्या बोलो, अरे उससे होगा क्या सर, आपका क्लोज है। अगर मैं अपना फेस इधर उधर हिला रहा हूँ, अपनी आईज इधर उधर हिला रहा हूँ, अपने एक्शंस ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपकी आईज मूव कर रही है, आपकी बॉल्स मूव कर रही हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस मूव कर रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए शायद उस टाइम पे। तो इसमें भी 2 वजह है सर, एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस भूल के और आपका एक्सपीरियंस भूल के आपको डिस्ट्रैक्ट करने की जानबूझ के कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये फैक्ट है सर, मैं तार ठोक के बोल सकता हूँ ये फैक्ट है, ये होता है और ये हो रहा है, तो बेईमानी है सर वो। तो आप इसी ईमानदारी की बात कर, मैं इस ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। दूसरा, आपको टीम सपोर्ट रहना चाहिए सर। हम जब टीम की ट्रेनिंग देते हैं, एक्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं, उसमें 2-3 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हम बोलते हैं कि टीम सपोर्ट, टीम प्ले, टीम गेम। वो क्या है सर? वो यही है, मेरे कलीग को ये विश्वास होना चाहिए कि जो मेरे सामने खड़ा है वो बड़ा आर्टिस्ट है कि नहीं है, छोटा आर्टिस्ट है कि नहीं है, लेकिन अगर मेरे से कोई गलती कहीं हो रही होगी तो वो संभाल लेगा या संभाल लेगी। लेकिन आजकल इतना विश्वास नहीं होता। क्यों करते हैं सर ये? अपने तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? सर मैं एक फिल्म कर रहा था सर, उसमें मेरे क्यूज थे, मुझे दूसरों को क्यूज देने थे, और आप बिलीव कीजिए मैं शाम को तकरीबन 4:30 बजे मेरा पैक हो चुका था एक तरीके से। फिर मुझे मेरी एडी बिटिया थी, उन्होंने बताया आके कि सर आप होटल जा सकते हैं, मतलब आप रेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि अभी और क्या होने वाला है, आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पूछा। बोले सर वो सीन्स होंगे वो जो आपने किए थे वो। अरे मैंने किए थे तो मुझे वहाँ होना चाहिए। बोले नहीं सर वो क्लोज लग रहे हैं उनके, मैं क्यूज कौन देगा? बोले सर वो हम लोग कर लेंगे। मैंने ना 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 ना, ऐसे कैसे, मैं दूंगा, और अच्छी एक्टिंग आएगी उनकी। और एक सीन में तो ऐसा था सर कि मैं शाम को 7:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक वहाँ खड़ा रहा, क्यूज देता रहा। और उसके बाद डायरेक्टर साहब की नज़र पड़ी और वो आए मेरे पास और आके, आई एम सॉरी आप यहाँ क्या कर रहे हो? व्हाट, आपका तो कोई सीन नहीं है। मैं सर मेरी तो सीन चल रहे हैं, आपके कौन से सीन चल रहे हैं? वैसे ये क्लोज ले रहे हैं आप उनके, इन सीन में मैं भी तो इन्वॉल्व हूँ, आई हैव टू बी हियर। सर ही हग्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। ये आपकी ईमानदारी, कहते आर यू सीरियस? ये ईमानदारी है, ये ईमानदारी है सर। ठीक, ये आजकल के बच्चों को नहीं पता लग रहा सर, वो नहीं मानते। मैंने कहा ना सर, ये इंप्रेशन और कनेक्शन का खेल है, ये इंप्रेशन और एक्सप्रेशन का खेल है। बिल्कुल सही बात है। मुझे कई बार, आप बिलीव कीजिए राजीव जी, मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये भी एक टिप है कि मुझे कई बार एक्टिंग करते हुए जब मेरा क्लोज लग रहा होता है और मेरा इंटेंस सीन होता है, तो मुझे कहना पड़ता है मजबूरी में डायरेक्टर साहब से या प्रोड्यूसर साहब से कि प्लीज़ आप इनको हटा दीजिए, मैं दीवार पे या सोफे पे देख के सीन दे दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ वो गेम करेंगे, हालांकि मेरे बच्चों भी मर गए हैं। मेरे साथ उनका क्या कंपैरिजन है सर? ना जेंडर का एक्सपीरियंस है, ना कंपैरिजन है, ना उम्र का कंपैरिजन, लेकिन नहीं करते हैं, करते हैं। ये ईमानदारी होनी चाहिए सर, ये बहुत ज़रूरी है सर। और मैंने आप में देखा है, मैंने इवन हमारे जो आर्यन बेटा है मेरा है, तो वो जब कैमरे पे होता है तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे सर बोलते हो ना? नहीं यार, यहाँ तो मेरे बॉस हो। उनकी भी आदत है कि वो दूसरे को बोलते हैं भैया क्यों ठीक से दे, या फिर तू आगे से हट जा, तू मत दे, सर को प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रैक्टिकली समझता है इन चीज़ों को, प्रैक्टिकली समझता है सर। ये चीज़ें आप भी समझते हो, तो मतलब ये बहुत चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है सर, मैटर करती है। एक अच्छे प्रोडक्शन में बहुत मैटर करता है। अगर आप पूछें, अगर आपने ये चीज़ें पूछनी है ईमानदारी में जो मैं बता रहा था, अगर इसको पूछना है आपने, तो किसी ढंग के एडिटर से पूछिएगा, क्योंकि उसके सामने सारी चीज़ें खुलती हैं। खुलती तो वही है, सारे एडिट्स तो वही होते हैं, तो वो आपको बता सकता है कि कौन क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, सारी वही होती है।
और दूसरी ईमानदारी है सर कि आपको रोल कोई भी मिले, आप उसका शुक्र करिए कि आपको काम मिल रहा है। मेरी एक बहुत प्यारी कलीग हैं, हालांकि काम हमने बहुत कम किया आपस में, लेकिन हमारा वास्ता बहुत पड़ता रहता है, हमारा वास्ता बहुत पड़ता है, मतलब बातचीत होती रहती है। बहुत प्यारी, बहुत डिसेंट है वो। उन्होंने एक बार, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बात ऐसी है, उनका एक फिल्म में कुछ छोटा सा एक अपीयरेंस हुई थी और मैं वो फिल्म देख रहा था, तो मैंने रोका, पॉज किया, पीछे गया, पॉज करके उसका क्लिक लिया। ये मेरी आदत है सर, मैं अपने हर कलीग, हर जानने वाले की अगर कहीं भी देखता हूँ तो मैं उसको करता हूँ, नीचे ज़रूर कमेंट लिखता हूँ कि आई एम सो वेरी प्लीज्ड टू स्पॉट यू और टू सी यू। तो मैंने उनको भी भेजा, तो उनका 2 सेकंड में जवाब आ गया। उन्होंने बोला, अरे मनोज क्या करते हो यार, मैं ये छोटी सी अपीयरेंस, ये तो पता भी नहीं चलता लोगों को, तुमने फिर भी मुझे पहचान लिया। छोटा सा ऐसी अपीयरेंस थी, ये था। तो मैंने उनसे फिर फ़ोन किया और उनसे बात की। मैं कहा, नहीं पूजा, ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। आप कितने ही हज़ारों ऑडिशंस जो हज़ारों लोगों ने दिए होंगे आपकी एज की एक्टर्स ने, या सैकड़ों ने, उनके बाद आप यहाँ 70 पे पहुँच रही हो। टेक्निकलिटी आप समझते हो ना इन चीज़ों की, कितनी मेहनत होती है एक सीन देने के लिए, एक रोल पाने के लिए कितनी मेहनत होती है। मुझे अगर कह दिया कि सिक्योरिटी गार्ड बन के डंडा लेके खड़े हो जाओ, मैं यार छोटा सीन है, मैं यूँ और मैं यूँ करके खड़ा हूँ, ये फालतू के वो कर रहा हूँ, क्या है सर, ये मेरी ईमानदारी थोड़ा है। ईमानदारी तो वो है कि डायरेक्टर बोला कि अटेंटिव रहना है, खड़े रहना है, तो मैं खड़ा हूँ, अटेंटिव हूँ। ये चीज़ हमने बहुत नोट करी। हम किसी एक्टर को सीन देते हैं, ये कहते हैं ये मेरे लिए सीन बस इतना सा ही है। हाँ जी, हाँ जी, ये एक तो ये चीज़ हमारे को फील होता है कि तुम लोग बड़े स्क्रीन पे आ रहे हो, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो कि कितने लोग तो चप्पलें घिस जाती, उनको रोल नहीं मिलता, एंड जब मिल रहा है ना, उसी से आगे बहुत ज़्यादा और अच्छे स्कोप मिलता है काम करने। कभी काम को मना नहीं करना चाहिए, कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। हर काम बहुत बड़ा होता है और क्या पता आगे जाके और बड़ा हो जाए वो काम। तो इसीलिए एक ईमानदारी, अब आप, मैं आपकी ईमानदारी को समझाऊँ, रिलेट किया हूँ, जो आप बोलते थे हमारे सेशंस में स्टूडेंट्स के साथ जो होते थे, तो आप बताते थे। सर सबसे बड़ा एग्जांपल है नवाज साहब जी, नवाजुद्दीन, NSDN है सर। पहली फिल्म सरफरोश में उन्होंने 2-3 सेकंड या 5 सेकंड की अपीयरेंस थी उनकी आमिर खान साहब के साथ। वो कैदी बने थे, कच्छा बनियान पहन के बैठे हुए। उसके कई सालों के बाद आमिर साहब ने उनके साथ पता नहीं कौन सी फिल्म की थी या क्या किया था, तब नवाज साहब ने उनको बताया था कि आई एम दैट नवाज, और आमिर खड़े हो गए थे। आमिर अपनी सीट से खड़े हो गए थे कि यार क्या पेशेंस है, क्या हौसला है कि तुम वहां से आए हो, वो भी NSD करने के बाद। समझ रहे सर आप, ये विश्वास है सर अपने आप पे, ये कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस है सर। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ था बंदा। मैं नहीं होता हूं सर, मैं आज भी अगर फेसबुक भी करूं या यूट्यूब करूं या मतलब फीचर भी होता है, तब भी लोगों से बोलता हूँ स्क्रिप्ट दे दो। कई डायरेक्टर मेरे हंसते हैं, कहते फीचर होने सर आपका तो मुल्टा आ जाए और आप कैसे फीचर स्क्रिप्ट मांग रहे हो। मैं कहा यार सिचुएशन तो समझूं, सिचुएशन समझो, लोकेशन समझूं, सिचुएशन समझूं, एक्सप्रेशंस तो मोन्टाज, दूसरा जो डायलॉग बोलने वाला है उसको तो समझूं। अब नवाज साहब में मैंने आपको बताया सर, और आज आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से कितने ही एक्टर्स होंगे जो तरसते होंगे, या कितने एक्टर्स होंगे जो उनसे हटते होंगे, बचते होंगे, और लगते हैं 90% एक्टर्स आज के डेट में नवाज साहब या उनके जैसे 5-6 ऐसे एक्टर्स हैं जिनसे बचते हैं कि इनके साथ हमें फिल्म नहीं करनी है। सीक्रेटली या ओपनली जैसे भी कहते हो, लेकिन कहते हैं, हमें पता है सर कि मुझे इनके साथ फिल्म नहीं करनी है, इन लोगों के साथ फिल्म नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके सामने प्रेजेंस नहीं आएगी। सही है, हमारी जितनी बड़ी प्रेजेंस हो इनकी 1 मिनट की प्रेजेंस हमारी 10 मिनट की प्रेजेंस को वाइप आउट कर देगी। तो ये आपने पेशेंस देखी सर उस बंदे में। नवाजुद्दीन नाम है सर, बहुत बड़ा नाम है आज के डेट में, बहुत बड़ा नाम है सर। एक सक्सेस की गारंटी है वो, समझ रहे सर आप। और उनकी पेशेंस देखिए, उनका धैर्य देखिए, उनकी हम्बलनेस देखिए। उन्होंने तो नहीं कहा होगा, आई एम श्योर उन्होंने नहीं कहा होगा कि मैं NSD का वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स हूँ, NSD करके आओ भाई, क्या ये कच्चा बना के बैठाओगे आमिर खान के सामने, आमिर खान मुझे डरा रहा, मैं रहूँगा, ये उन्होंने तो कहा होगा।
उन्होंने कहा होगा कि मुझे रोल मिला है, रोल मिला है, मुझे काम मिला है जिसमें मेरा शौक है, जिसमें मेरा जुनून है, पैशन यही है। जिसमें मेरा पैशन है, जिसमें मैंने मेहनत की है NSDL में जाके। तो ये चीज़ है सर जो हम लोग नहीं समझ पाते, हमारे आजकल के बच्चे तो खासकर नहीं समझ पा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ सर, मुझसे कई लोग पूछते हैं सर हमें अगर साइड रोल मिले तो हमें करना चाहिए। अरे साइड का है लेकिन रोल है भाई, जो कितनों को नहीं मिल रहा है, तुम्हें मिल रहा है तो करो। सही बात है, बिल्कुल जायज़ बोल रहे हो आप। मुझे आज कई काम मिलते हैं रोल सर, रोल होता है। मुझे कई काम मिलते हैं, मैं बड़ा खुश होता हूँ सर। मैं अभी 2 दिन पहले एक छोटी शॉर्ट फिल्म करके आया हूँ सर, और वो शॉर्ट फिल्म में मुझे उन्होंने, लड़के ने मुझे बुलाया, स्टूडेंट है वो, और उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा आपको रेफरेंस कहाँ से मिला, ये मेरा नंबर कहाँ से मिला? कि सर हमें शौक था आपके साथ काम करने का। मैं क्या बताऊँ? बोला हमने आपकी वो सीरीज़ देखी थी, हमने आपकी उस रील में एक्टिंग देखी थी, तो हमने सोचा था कि हम जब करेंगे तो सर के साथ जरूर करेंगे। अभी सर अमेरिका स्कूल ऑफ एक्टिंग, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ एक्टिंग में है कोई, उसमें शायद एक हमारे इंडियन है, इंडियन मतलब वो इंडियन नहीं है, वो वहीं की पैदाइश है, लड़का जवान बच्चा है हमारे, वो वहाँ से एक्टिंग कर रहे, फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे थे। तो उनके लास्ट ईयर में जैसे एक शायद कोई कोर्स का पार्ट होता है फिल्म मेकिंग का या समथिंग लाइक दैट, तो उन्होंने वहाँ से मुझे किया, फ़ोन किया किसी तरीके से, कॉन्टैक्ट लेकर कुछ ठीक है। उन्होंने बोला मैं आपके साथ शूट करना चाहता हूँ, मुझे थाईलैंड और शिमला लेकर गए। उन्होंने बोला, मैंने उनसे फिर पूछा, मैं कहा आपने मुझे क्यों? बोले मेरी माँ जो है वो आपकी एडमायरर हैं, वो फ़ैन है। मैंने फ़ैन, एक्चुअली फ़ैन शब्द जो है सर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो एडमायरर हैं आपकी, वो आपकी वीडियोस देखती है। मैं कहा बैक इन ऑस्ट्रेलिया? कहते यस बैक इन ऑस्ट्रेलिया। एंड शी टोल्ड मी कि कभी भी फिल्म बनाओगे, पहली फिल्म जो बनाओगे तो कोशिश करना कि इंडिया में बनाना, और ये इनको लेकर जो बनाना। वाह, कितनी बड़ी बात थी आपके लिए। तो ये ईमानदारी है सर, ईमानदारी। और मैंने वो छोटे छोटे रोल किए होंगे तभी तो मुझे जाके किसी बड़े लोगों ने पकड़ा ना, उन्होंने पहचाना ना, वहीं से पहचाना ना सर। ये हम नहीं समझ पाते सर। चलिए मनोज जी, आज आपसे बात करके इतना कुछ सीखने को मिला होगा हमारी ऑडियंस को कि एक एक्टर के अंदर क्या क्या हुनर होना चाहिए, क्या क्या पेशेंस होने चाहिए, कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, ये सब कुछ सीखा होगा उन्होंने। होपफुली उनको बहुत अच्छा लगेगा ये एपिसोड। आपकी गाइडेंस जो आपने दी वो समझ आएगी उनको, अच्छी लगेगी, हम सबको अच्छी लगेगी। एंड मैं चाहूँगा आप ऐसे ही अच्छे रोल्स करते रहिए, सिखाते रहिए हम सबको, और एंटरटेन करते रहिए पूरी इंडस्ट्री को। मैं यहाँ पर कुछ एक ऐड कर सकता हूँ सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ही का स्टेज है। मैं 2 बातें ऐड करना चाहूँगा सर। जी बताइए। एक तो ये कि मेरे वालिदैन ने, मेरे माँ बाप ने हमेशा मुझे सिखाया, और ये ज़िंदगी के हर पहलू में एक चीज़ काम आती है, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, हलीमी, विनम्रता, हमको वो रखनी है सर। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं सर, जिनके साथ अगर आप बैठ जाएं और आप उनको ना पहचानते हो तो आप पहचान नहीं सकेंगे कि वो क्या शख्स है, क्योंकि उनकी हम्बलनेस इतनी है, उनकी पोलाइटनेस इतनी है। ये रखना बहुत ज़रूरी है सर, खासकर हम एक्टर्स में। जैसे कि आप। अरे सर नहीं, आप एक तो हम एक्टर्स में। दूसरा, मैं आपको एक बार फिर से मुबारक दूंगा सर, हमारी फेमस प्रोडक्शंस, फेमस गैंग प्रोडक्शंस, और हमारी जो ड्रामा को है, जिसके अंडर आपने एक नई ये मुहिम छेड़ी है। आप भी खाली नहीं बैठते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो, और वो मैं रियल सेंस में आपको कहता हूँ कि यू आर द क्रिएटर। एक्चुअली मैं आपको मुबारक दे रहा हूँ, कैमरे के सामने दे रहा हूँ, पूरी पब्लिक के सामने दूंगा सर। आपने ये जो ट्रेनिंग की मुहिम छेड़ी है ना, एंड दैट टू ट्रेनिंग विद वर्क, मुझे एक चीज़ इसमें जो अच्छी लगी, आपको याद होगा जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस चीज़ को, तो मैंने आपसे एक बात पूछी थी कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को काम देंगे जी, तो स्टूडेंट से हम देखिए ट्रेनिंग देंगे तो उससे कुछ थोड़ा बहुत तो चार्ज करेंगे, लेकिन जब उसके बाद काम देंगे जी, ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ, तो क्या हम उनको पे करेंगे? तो आपने फट से बोला था कि बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर हम उनको काम करने का पैसा उनसे ले रहे हैं तो काम करवाने का पैसा देंगे भी ना। बिल्कुल देंगे, ये मुझे बहुत अच्छी हक बनता है देना। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और मैंने कईयों को ऑलरेडी बोला भी है, कईयों को तो मैं ले भी आया जी कि, और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग का जो हमने पोर्टफोलियो रखा है, एक पोडियम हम दे रहे हैं और साथ में काम करने का एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं जी, और उस एक्सपीरियंस का पेमेंट भी कर रहे हैं। अब थोड़ा या बड़ा वो हर एक के लिए हमेशा थोड़ा ही रहता है, इंसान के लिए कभी बड़ा तो वही नहीं कोई चीज़
लेकिन नहीं सर, ये आपका बहुत बड़ापन है, एंड आई अप्रिशिएट दैट, एंड आई एक्सटेंड माई फुल, आई एश्योर माई फुल सपोर्ट टू यू, थैंक यू एंड सो आई मच। एश्योर एवरीबडी ऑफ द ऑडियंस कि यू शुड, इफ यू गेट, you should get this chance, you should grab this chance rather. कई इंस्टीट्यूट्स हैं, कई कंपनीज हैं, मैं नाम क्या लूँ, जो आज वो ट्रेनिंग के टाइम पर, ट्रेनिंग के नाम पर या वर्कशॉप्स के नाम पर पैसा कमाती हैं, करती हैं, बस उसके बाद में एक छोटा सा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और उसके बाद आप कौन और हम कौन। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको ट्रेनिंग दी जा रही है ऑन फ्लोर, प्रैक्टिकल, और उसके साथ साथ आपको उसकी रेम्यूनरेशन भी दी जा रही है। मतलब इसको कहते हैं ना वो अर्निंग वाइल लर्निंग, ये वो है। हमारे स्टूडेंट्स को बूस्टिंग मोटिवेशन मिलती है जब उनको पैसा हाथ में मिलता है जी कि अगर उन्होंने हमारे से कुछ सीखा है तो कमाने लायक भी बने। बिल्कुल, तो वो हम ही क्यों ना स्टार्टअप दे उनको, मेरी ये सोच है। बहुत अच्छी बात। पहल तो किसी को करनी है ना, वो हम ही क्यों ना करें, अगर हम सिखा रहे हैं और हम ही पहल करके उनको फर्स्ट अर्निंग दे तो उनकी अंदर की जो खुशी होती है ना मनोज जी, वो देख के हमारे को भी बूस्टिंग मिलती है। बिल्कुल सर, मैंने देखा सिखाने सर, मैंने देखा है, ये तो बहुत अच्छी बात है वो सर। थोड़ा पागलपन हम में भी है शायद। इस पागलपन की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट है वो अंदर एक जुनून, एक है पागल। नहीं सर, मैं तो ये कहूँगा कि आप जैसे हमें क्या कहूँगा, मेरे छोटे भाई की तरह है कि नहीं, नहीं। हम जैसे पगलैट ऐसे और होने चाहिए। सही कह रहे हैं। चलिए अब इस एपिसोड को यहाँ एंड करते हैं, एंड आगे हम लोगों को आपके साथ जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं जल्दी लेकर आते हैं, वो भी दिखाते हैं। अब थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, मोटिवेशन, बूस्टिंग सब कुछ दे के गए हमारे ऑडियंस को। थैंक यू सो मच राजीव जी, थैंक्स टू यू, एंड एनी टाइम, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। सब लोग खुश रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू। अभी आपने देखा एंड सुना मनोज चड्ढा जी को, इनके एक्सपीरियंसेस, तो होपफुली हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला है हम सबको। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आते हैं किसी एक पर्सनैलिटी को लेके जो कि हमारे को सिखा के जाए और हम भी बहुत कुछ हमारे को सीखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।